यूएसए में भारतीयों की आबादी बहुत कम है, लगभग 1% के आसपास। उनमें से भी बहुत कम संख्या में गुजराती हैं और इन्हीं गुजराती पटेलों की ये दिलचस्प कहानी है, जिन्हें हम पापा पटेल कहते हैं। ये बात 1973 की है, जब पापा पटेल को युगांडा से बाहर निकाल दिया गया था। पापा पटेल के साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। वो लोग अमेरिका के एनेविया टाउन में रहने के लिए आ गए। पापा पटेल के पास सिर्फ $1000 थे। पापा पटेल अपने परिवार को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय यूएस में महंगाई आसमान छू रही थी। लोग कम खर्च कर रहे थे, इसीलिए मोटर्स जैसे बिजनेस बंद हो रहे थे, क्योंकि कई मोटर्स लोन पर थे और मालिक किस्तें नहीं भर पा रहे थे। इसीलिए बैंक इन्हें सस्ते दामों पर बेच रहे थे। पापा पटेल को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा, यदि ये मोटर्स किस्तों में मिल जाए तो रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी और काम भी मिल जाएगा। पापा पटेल ने कुछ $5000 उधार लिए और 20 कमरों वाला मोटल को डाउन पेमेंट पर खरीद लिया। पापा पटेल और उनका परिवार 2 कमरों में रहने लगा और मोटल्स के काम जैसे साफ सफाई, लॉन्ड्री और खाने की व्यवस्था भी करने लगे, जिससे पापा पटेल कम पैसे में भी अच्छी सर्विस ऑफर कर सकते थे और अपना मोटल्स भी आसानी से चला सकते थे और कंपटीशन को भी बीट कर सकते थे। धीरे धीरे पापा पटेल का बिजनेस जमने लगा और बिजनेस ने पहले वर्ष के सभी खर्च और लोन किस्त निकालने के बाद भी $15000 की कमाई की। उन्होंने उधार लिए हुए पैसे भी चुका दिए थे। हो सकता था कि पापा पटेल बिजनेस नहीं चला पाते तो बैंक वो मोटल्स भी जब्त कर लेता, पर ऐसा नहीं हुआ। आज की बात करें तो यूएसए में आधे मोटल्स पटेलों के स्वामित्व में हैं। पटेल कम ऑपरेटिंग कॉस्ट वाले कई ऐसे बिजनेस में गए जहां उन्होंने अच्छा काम किया है। दी वर्जन धंधो, ये कहानी है मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन की, जो वर्जन ग्रुप के फाउंडर हैं और बिलियनियर भी हैं। मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन ने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और स्टूडेंट नाम की एक मैगजीन की शुरुआत की। फिर उन्होंने मेल रिकॉर्ड बिजनेस शुरू किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। 23 साल की उम्र में ही वो मिलियनियर बन गए थे। फिर उन्होंने नेकर आइलैंड खरीदा, जो उसकी एक्चुअल प्राइस से 97% डिस्काउंट पर था। ये एक रियल स्टोरी है। मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन ने उस आइलैंड पर एक रिजॉर्ट बनाया। एक बार मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, पर फ्लाइट कैंसिल हो गई। उनका जाना जरूरी था, इसीलिए मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन ने सोचा कि प्राइवेट फ्लाइट से चलते हैं, पर इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। वो अकेले इससे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन ने कई लोगों के साथ मिलकर अमाउंट को शेयर किया, पर उन्हें ये सर्विस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने एयरलाइन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने प्लेन को खरीदा नहीं, बल्कि उसे लीज पर लिया और बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानियां आईं, लेकिन प्लेन भी नहीं मिल रहे थे। एयरलाइन बिजनेस काफ़ी कैपिटल कंज्यूमिंग बिजनेस होते हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं था। पर मिस्टर ब्रैंसन ने वर्जिन अटलांटिक का बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ही शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा था। मिस्टर ब्रैंसन ने कई सक्सेसफुल स्टार्टअप किए। ये एक धंधो क्वालिटी है, कम कॉस्ट में ज़्यादा रिटर्न, और यदि बिजनेस असफल हुआ तो भी ज़्यादा लॉस नहीं। मिस्टर ब्रैंसन में कई खूबियाँ हैं, जैसे कि मिस्टर रिचर्ड ब्रैंसन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूनिक थी। वो कम कॉस्ट से बिजनेस स्टार्ट करते और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते। वो फेल होने से कभी नहीं डरते हैं। क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनकी ये एक खूबी है। मिस्टर ब्रैंसन के पास शुरुआत में पैसे नहीं थे, पर उन्होंने बिजनेस मॉडल को ही ऐसा बना दिया जो कम पैसों में कम रिस्क के साथ सुपर रिटर्न दे। अब हम उन फैक्ट और विचारों के बारे में बात करेंगे जो धंधो फ्रेमवर्क को बनाते हैं। पहला स्टेप है, पहले से बने बिजनेस को खरीदो। जब पापा पटेल ने बिजनेस करने का सोचा तो उन्होंने पहले से डिफाइंड बिजनेस को खरीदा और चलाया, न कि स्टार्टअप शुरू किया जिससे लोग पहले समझें और फिर यूज़ करें। इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड स्टेप है, पापा पटेल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब हो सकता है उन्होंने वॉरेन बफे को ना सुना हो, जिन्होंने कहा है ऐसा बिजनेस ढूंढो जिसके बदलने की रफ्तार धीमी हो, जिससे आमतौर पर लोग यूज करते हो, ताकि लंबे समय तक बिजनेस कम कॉस्ट में आसानी से चल सके। तीसरा स्टेप है, पापा पटेल ने जब बिजनेस खरीदा था तब मंदी थी, प्रॉपर्टी सस्ते दामों में बिक रही थी, जिसका उन्हें फायदा मिला। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं, जब सब डरे हुए होते हैं उस समय खरीद लो, क्योंकि उससे भाव कम होता है, और जब अच्छा हो उस समय अच्छे भाव में बेच दो और प्रॉफिट का आनंद लो। चौथा स्टेप है, बिजनेस मॉडल ऐसा बनाओ जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। पापा पटेल ने मॉडल्स में काम करने के लिए लोगों को नहीं रखा, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम थी। इसीलिए उन्होंने कम चार्ज में अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, जिससे वो मंदी के समय में भी बिजनेस से बाहर नहीं हुए। पांचवा स्टेप है, जब रिस्क कम हो तो बड़ा दांव खेलें।
हमने देखा था जब मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन ने एयरलाइन सर्विस शुरू की थी, तब उन्होंने बड़े कैपिटल कंज्यूमिंग बिजनेस को सिर्फ $2 मिलियन के बेसिक अमाउंट से ही शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने $200 मिलियन वाले प्लेन को रेंट पर लिया, जिससे उनके ज़्यादा खोने के चांसेस बहुत कम थे। मतलब सिक्का उछालने पर हेड आता है तो हम जीत जाएंगे, और बाई चांस से टेल आ भी जाता है तो भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। छठा स्टेप है बिजनेस फैलाना। एक नाई है जो टाउन बी में हेयर सैलून में काम करता है। टाउन बी के सभी लोग वहाँ आते हैं। कुछ दिनों बाद एक नया टाउन सी बनता है जिसमें लोग रहना शुरू कर देते हैं, और वो लोग टाउन सी से टाउन बी में बाल कटाने आते हैं। उस नाई को पता चलता है टाउन सी में कोई भी हेयर सैलून नहीं है। वो सोचता है क्यों ना अपने फ्री टाइम में वो टाउन सी में किराए से दुकान लें और कम इन्वेस्टमेंट में कुर्सी कांच कंघी से पार्ट टाइम काम शुरू कर दें, क्योंकि हेयर कटिंग लोगों की बेसिक नीड होती है। लोग बार बार अपना नाई नहीं बदलते हैं। अगर धीरे धीरे नाई का काम जमता है तो ठीक, नहीं तो किराए की दुकान खाली, और नौकरी तो वैसे भी है ही, और यदि फायदा होता है तो धंधा सेट। सातवां स्टेप है कुछ नया करने से नकलची बनना बेहतर है। पापा पटेल ने जो किया, आगे आने वाले पटेलों ने भी वही किया और अपना बिजनेस कम कॉस्ट में जमा लिया। कुछ नया करने पर जोखिम 50-50 हो जाता है, परंतु पापा पटेल के रास्ते पर चलकर पटेलों के लिए जोखिम बहुत कम था। आठवां स्टेप है डिस्काउंट पर ही खरीदे। मिस्टर ब्रांसन ने नेकर आइलैंड बहुत ही डिस्काउंट रेट पर खरीदा था, जिससे उन्हें ये सेफ्टी मिली थी कि बिजनेस यदि सही से ना बेचले तो भी जमीन की कीमत लॉन्ग टर्म में तो बढ़ती ही है। ऐसे में वो तेजी के समय अपना आइलैंड बेच सकते हैं, जिससे उन्हें लॉस होने का चांस बहुत ही कम है। अभी हमने समझा मौजूदा व्यवसाय में निवेश करें, सरल और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस करें। जब समय ठीक न हो तब कम कीमत में खरीद लें, जब रिस्क कम हो तो बड़ा दाम खेलें, सेफ्टी मार्जिन रखें, कुछ नया करने के बजाय नकलची बन जाएं। सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। किसी भी बिजनेस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है, पर हमें स्टॉक्स को उसके आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही खरीदना चाहिए। मार्केट प्राइस तो रोज बदलता है, पर इस डेली चेंज के आधार पर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम उस शेयर को उसके रियल वैल्यू के आधार पर ही खरीदेंगे। इस असली, रियल या फेयर वैल्यू को ही आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जानना क्यों जरूरी है। यदि हम मोल भाव ना करें तो हमें कोई भी चीज़ सही दाम पर नहीं मिलेगी। कोई भी हमें जो प्राइस बोल रहा है, यदि हम उसी प्राइस पर खरीदते चले जाएं तो हम तो लूट ही जाएंगे। उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव पर नहीं, हम उस शेयर को उस भाव पर खरीदेंगे जो हमें सही लगता है। यह हर किसी के लिए या हर शहर के लिए फिक्स नहीं होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है, जिससे हम आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के द्वारा जान सकते हैं। तो चलिए हम उन तरीकों के बारे में जान लेते हैं जिसके द्वारा आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका सही है या गलत, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। यह आर्ट होता है जो बिजनेस मॉडल के हिसाब से होता है। आपको कौन सा तरीका समझ आता है ये आप पर निर्भर करेगा। हम एक सिंपल तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर कोई एकदम कबाड़ बाइक है जो 15 से 20 साल पुरानी है, जो चलती भी नहीं है, उसकी कीमत उस गाड़ी में जितना लोहा है, लोहे के वजन के हिसाब से स्क्रैप लोहे की जो कीमत है वही उसकी रियल वैल्यू है। इसे बुक वैल्यू मेथड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। किसी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सब जोड़कर जो वैल्यू निकलते हैं उसे ही आंतरिक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू कहेंगे। ये एक बेसिक मेथड है। वैसे ये मेथड बुल रन वाले मार्केट में इतनी कारगर साबित नहीं होगी। ये मेथड लैंड, ऑयल, मेटल रिलेटेड कंपनीज के लिए अच्छा है। रिलेटिव वैल्यूएशन। अगर दो बराबर साइज की कंपनी है जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिट एक जैसा है, एक जैसे बिजनेस हैं, तब हम दोनों कंपनियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे पहली कंपनी 100 रुपये कमाती है और दूसरी कंपनी 80 रुपये कमाती है। दोनों कंपनियां हजार रुपये में बिक रही हैं। इस हिसाब से पहली कंपनी जो 1000 में 100 कमाती है और दूसरी कंपनी जो 1000 में 80 रुपये कमाती है उससे अंडर वैल्यू है। दूसरी कंपनी महंगी है या फिर फेयर वैल्यू से ऊपर। जब दूसरी कंपनी 800 में 80 रुपये कमाएगी तब वो फेयर वैल्यू पर होगी और हम उसे खरीद सकते हैं, पर सिर्फ ये देकर कि वो फेयर वैल्यू पर मिल रही है इससे हमें नहीं खरीदना है, बल्कि ये पता लगाना है कि कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिर्फ सस्ती नहीं, अच्छी कंपनी फाइंड करनी चाहिए। टिकाऊ मोड के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी के बिजनेस में कोई स्पेशल मोड है या नहीं। जैसे पहला मोड मार्केट शेयर मोड।
यदि कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, एक ऐसा विश्वसनीय ब्रांड जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी जिसका मार्केट शेयर लगभग 70% है, मतलब प्रति 100 कोल्ड ड्रिंक जो बिकती है उसमें से 70 कोल्ड ड्रिंक इस कंपनी की होती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। आसानी से कोई भी कंपनी इस कंपनी को हिला नहीं पाएगी। दूसरा मोड है अधिकाधिक प्रोडक्शन। कंपनी किसी माल का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करे कि वो प्रोडक्शन कंपनी को बहुत सस्ते में पड़े, ताकि कंपनी इसे आगे कम दाम में बेच सके और कंपटीशन से बचे रहे। ब्रांड मोड। कंपनी के ब्रांड की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी हो कि उसके कस्टमर किसी और ब्रांड की तरफ जाए ही ना और कंपनी के लॉयल कस्टमर बने रहे, जैसे कोई स्पेशल मोबाइल फ़ोन कंपनी, एप्पल कंपनी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। ग्राहम कहते हैं लोग हर जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। जैसे वो कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। घर चलाने के लिए 5,000 की ज़रूरत होती है तो 5,000 से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, परंतु स्टॉक की बात आती है तो लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भुला देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन साइड रिस्क कम हो जाता है, इसीलिए हमें इन्वेस्टिंग में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करना चाहिए। एक्चुअल प्राइस से कम में खरीदना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 100 के भाव पर ट्रेड कर रहा है और आपने रिसर्च एनालिसिस की और आपको पता चला कि इसकी फेयर वैल्यू तो 80 रुपये है, तो आप जितना 80 के करीब खरीदेंगे उतना ही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी तैयारी ना हो सके उसके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को कोई स्टॉक 100 में फेयर लगता है तो किसी को 150 में फेयर लगता है और किसी को तो 50 में भी महंगा लगता है। एक वैल्यू इन्वेस्टर अपने पैसों पर बहुत कम रिस्क लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने की कोशिश करता है। जैसे किसी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का है तो वो शेयर को 100 की जगह 60 में ही खरीदने की कोशिश करेगा, परंतु जरूरी नहीं कि वो 60 पर ही आए। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अवसर मिलने की संभावना कम होती है, परंतु जो मिलता है वो कई बार उसी में शानदार परफॉर्म करता है। मिस्टर बफेट ने भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बहुत सरल भाषा में समझाया है। जैसे आप 1 रुपये को 50 पैसे में खरीदते हैं तो ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही होगा। चलिए अब बात करते हैं रियल धंधो इन्वेस्टमेंट की। हम किसी भी एसेट्स क्लास में निवेश कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट बिजनेस, सोना चांदी आदि में हमारे पास ढेरों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, परंतु इन सभी में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको बड़ी पूंजी यानी कैपिटल की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर स्टॉक, जहां आप जितने चाहिए उतने से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक्स के द्वारा हम किसी भी रनिंग कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। पहले से रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे हैं? यदि हम पूरे बिजनेस को खरीदने की सोचते हैं तो इसके लिए बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है, सही मैनेजमेंट सेलेक्ट करना होता है। इसके विपरीत स्टॉक्स के माध्यम से किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट कर उसमें इन्वेस्टमेंट जितना चाहिए उतने कैपिटल से शुरू कर सकते हैं। हम डिवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के स्थान पर जितने चाहे उतने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जितने चाहे उतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। आमतौर पर देखा गया है अन्य विकल्पों की तुलना में स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं और ठीक ठीक रिटर्न देते हैं। इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस। पापा पटेल और मिस्टर ब्रांसन दोनों ने ही कम रिस्क वाले बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इनके बिजनेस का फ्यूचर अनिश्चित था, क्या होने वाला था पता नहीं था, परंतु जोखिम बहुत कम था क्योंकि उन्होंने बिजनेस बहुत कम कैपिटल के साथ शुरू किया था। इसीलिए हम इनके बिजनेस को कम जोखिम और उच्च अनिश्चितता वाले कहेंगे। वॉल स्ट्रीट एंड अनिश्चितता। वॉल स्ट्रीट या मिस्टर मार्केट को कम जोखिम तो पसंद है, परंतु इन्हें अनिश्चितता पसंद नहीं है। मिस्टर मार्केट हमेशा स्टॉक्स को उनके फ्यूचर या रियल वैल्यू के आसपास ही रखता है। कभी स्टॉक से बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम रेट पर चले भी जाएं, तो मिस्टर मार्केट इन्हें इनके सही भाव पर ले आता है या करेक्ट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं मिस्टर मार्केट को हमेशा कम जोखिम और कम अनिश्चितता पसंद है। कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक ट्रेड कर रही हो। कंपनी का बिजनेस मटका कुल्फी बनाने का है। वो और उसके कार्यकर काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे। कंपनी के शेयर अच्छी पोजीशन में है और अच्छा मार्केट शेयर भी है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक टाइम पर नई जनरेशन को मटका कुल्फी से ज़्यादा आइसक्रीम पसंद आने लगती है, पर कंपनी तो अपने ट्रेडिशनल मटका कुल्फी बिजनेस के साथ ही चिपकी रहती है।
और बिजनेस में कोई भी चेंजेस नहीं करती है। धीरे धीरे कंपनी की बैलेंस शीट खराब होने लगती है और कंपनी के शेयर के दाम गिरने लगते हैं। फिर कंपनी सोचती है अपने मटका कुल्फी बिजनेस को ही थोड़ा और बड़ा यानी कि एक्सपेंड करें ताकि कोई ग्रोथ हो सके। कंपनी लोन लेने की कोशिश करती है पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। ऐसे में अब कंपनी का फ्यूचर खतरे में है। मिस्टर मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं है, इसीलिए वो शेयर को और करेक्ट करते जाता है। कंपनी अपना बिजनेस चेंज नहीं करती है और बंद हो जाती है। कई ऐसी ही कंपनियां होती हैं जो फ्यूचर और समय की डिमांड को नहीं समझती हैं और मिस्टर मार्केट उन्हें सही जगह पर पहुंचा देता है। द आर्ट ऑफ सेलिंग। अभी तक हमने जो समझा वो सिर्फ आधा और आसान हिस्सा है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से ज़्यादा बेचने का डिसीजन लेना ज़्यादा कठिन होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए स्टॉक्स की खरीद और बिक्री दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम और एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इस बुक में अभी तक हमने खरीदने की कला पर ध्यान दिया, परंतु अब हम उन 5 प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो एक निवेशक को किसी स्टॉक में एंट्री करने से पहले सोचना चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ? दूसरा, क्या मैं बिजनेस की इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू को जानता हूँ और हाई लेवल का कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि बिजनेस आगे के वर्षों में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा? तीसरा स्टेप है, क्या डाउन साइड और रिस्क मिनिमम है? चौथा, क्या बिजनेस में कोई स्पेशल मोड है जिससे बिजनेस आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा? पांचवा, मैनेजमेंट काबिल और ईमानदार है या नहीं? किसी भी बिजनेस में तभी एंट्री करनी चाहिए जब सभी प्रश्नों का उत्तर स्ट्रॉन्ग हो। यदि उत्तर नहीं है तो भविष्य में और भी बेहतर मौके मिलेंगे। फालतू का रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं। जब सिर्फ कुछ दिनों के लिए कीमतें बढ़ जाती है तब लोग शेयर खरीद लेते हैं। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा जो $10 में शेयर खरीदते हैं और फिर प्राइस 8 हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग सीधे चक्रव्यूह सेंटर में एंट्री लेते हैं और फिर उन्हें लॉस हो जाता है। सही स्टॉक को सही समय पर खरीदना चाहिए और चक्रव्यूह में स्टेप बाय स्टेप अंदर जाना चाहिए। कीमतें कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं, परंतु वो लॉन्ग टर्म में सही जगह पर पहुंच जाती हैं। जब बुल रन अपने पीक पर होता है तब लोगों को पता चलता है और फिर वो भी कमाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर पैनिक हो जाने पर लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटने का डिसीजन लेते हैं। वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग को लेकर 2 नियम। फर्स्ट, नेवर लूज मनी। सेकंड, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमें स्टॉक को तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक हमें बिजनेस समझ में आ रहा हो। हम स्टॉक को उस समय भी बेच सकते हैं जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए या असामान्य रूप से ऊपर चला जाए। अर्जुन की तरफ फोकस रखें। फोकस लाइक अर्जुन। दुनिया भर में एक्सचेंज पर पब्लिकली बिजनेस करने वाली लाखों कंपनियां हैं और साथ ही हजारों प्राइवेट बिजनेस हैं जो खरीदने और बिकने के लिए उपलब्ध हैं। कई बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स हैं और जिनकी लिस्ट अनगिनत है। इन सभी में से एक इन्वेस्टर के लिए सेलेक्ट करना और खड़े रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है। धंधो इन्वेस्टर केवल सिंपल और अच्छी तरह से समझे जाने वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे सिलेक्शन आसान हो जाता है। हमें केवल सरल और अच्छी तरह से समझे जाने वाले बिजनेस को स्टडी करना चाहिए। कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहिए। बाहर के शोरगुल से भटकना नहीं चाहिए। बिजनेस की किताबें, कंपनी रिपोर्ट, बिजनेस मैगजीन को पढ़ लेना चाहिए। हमेशा कुछ नया खरीदने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि ये धंधो फ्रेमवर्क में फिट बैठता है या नहीं। ऑथर अपने प्यारे पिता के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा कहते थे, हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, कोई भी एक दिन भी नहीं ले जा सकता। हमें तो बस इतना करना है कि शुरुआत से अंत तक के बीच के इस टाइम को स्वयं और अपने परिवार के लिए खुशियाँ और धन को मैक्सिमम करने में लगाना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपने अप्रोच को सही रखना है। इसीलिए ऑथर जॉर्ज को अपना दोस्त कहते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं। डरने की आदत शायद ही किसी में ना हो, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो किसी न किसी चीज़ से न डरता हो, चाहे वो रात का अंधेरा हो या भूतों की बातें या हारने का डर या किसी अपने को खोने का डर या लोग क्या कहेंगे इसका डर या परीक्षा में फेल होने का डर या नौकरी न मिलने का डर या असफल होने का डर या कॉकरोच का डर आदि अनगिनत प्रकार के डर लोगों में पाए जाते हैं और जिनको अपने आप से दूर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम यहाँ सबसे बड़े डर की बात करेंगे जो ज़्यादातर लोगों को अपने लक्ष्य से भटकाकर असफलता के गर्त में गिरने का काम करता है। जिस डर का शिकार आपको अपने आसपास बड़ी आसानी से दिख जाएगा और हो सकता है आप भी इस डर के शिकार हो। ये डर और कोई नहीं, लोग क्या कहेंगे क्या डर है, जो अधिकतर यह कहे सभी लोगों को सताता है। हम अपने बारे में सोचने से ज़्यादा समय इस बात को सोचने में खर्च करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यदि हमने ऐसा काम किया तो लोग क्या कहेंगे,
या मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने अच्छी टीवी नहीं खरीदी तो रिश्तेदार और घर आने वाले मेहमान मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे के बारे में सोच कर हम हर काम को करने से पहले कतराते हैं, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई या काम का परिणाम अच्छा नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये कैसा बकवास आइडिया है। लोग क्या कहेंगे वाला ये डर कई बार हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है और हम बिना अपने बारे में सोचे दूसरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर भटक जाते हैं। फिर जिंदगी भर बैठकर पछताते रहते हैं कि काश यदि मैंने ये काम कर लिया होता तो आज मेरी स्थिति कुछ और ही होती। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना और काम को करने से पहले ही उसके परिणाम को लेकर डर जाना केवल असफलता की निशानी है। सफलता पाने के लिए असफलता को दूर करना ही होगा, तभी जाकर आप सफलता पा सकते हैं। लेकिन बिना कुछ करे पहले ही परिणाम का अंदाजा लगाकर डर जाना गलत बात है। यह आपकी आदत केवल पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देगी। अगर आपको हकीकत में अमीर बनना है या सफलता पानी है तो वो करें जो आप करना चाहते हैं, भले ही लोग कुछ भी कहें, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक जो कुछ भी करोगे आपको मुफ्त की सलाह और ताने मिलना तय है। लेकिन जैसे ही आपने अपना लक्ष्य पा लिया वैसे ही ताने मारने वाले लोग आपसे मुँह छुपाते फिरेंगे। लोग क्या कहेंगे इस डर के कारण यदि आप अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं आप भी आपके बारे में दूसरों की राय को सही साबित करने का काम करते हैं। आप भी वही सच मानते हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वो है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और आप अपने आप पर कितना यकीन रखते हैं। जैसे हाथी के आने पर गली के कुत्ते जोर जोर से भौंकना चालू कर देते हैं, फिर भी भौंकने का हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही आप पर दूसरों की बातों का तब तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप गलत ना हो। अगर आप सही हो तो आपको यकीन है कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। सिर्फ आपके सपनों की राह में कुछ कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, और वो भी इसलिए क्योंकि आपके सपने भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप हकीकत में उन्हें पाने लायक हैं या नहीं। डरना अच्छा भी है और बुरी बात भी है, लेकिन हारने के डर से बिना कोशिश किए अपने रास्ते को बदल लेना या हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। अगर ये आदत आप में है तो अभी से ही इस आदत को आपको बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी ये आदत जहां आपकी सफलता और खुशियों के बीच का सबसे बड़ा अवरोध है, वही ना जाने अब तक आपने इस आदत के कारण कितना नुकसान उठाया होगा। यदि इसका अंदाज़ा लगाने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना नुकसान आपको असफलता मिलने के कारण नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आपकी हार मानने और परिणाम के बारे में सोचकर डर जाने की आदत के कारण हुआ होगा। अधिकतर लोगों को तो ये डर सताता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर सही तरीके से वो कोशिश करेंगे तो जो उनकी असफलता का डर है वो सफलता की खुशी के रूप में परिणाम स्वरूप उन्हें वापस मिलेगी। और जो हुआ नहीं उसके परिणाम को सोचकर डरने से लाख गुना अच्छा है कि आप अपनी मेहनत से उस काम के परिणाम को ही बदल दीजिए जिससे आप अपनी सफलता पा सकते हैं। मेरे अनुसार हारने का डर भी कहीं न कहीं हमारे लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि हारने के डर के कारण हम जहां अति आत्मविश्वास में आकर गलतियां नहीं करते हैं, वहीं अपने कमजोरियों और गलतियों को दूर कर अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी काम में आपकी जीत सुनिश्चित है तो क्या आप उस काम को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। यदि हारने का डर खत्म हो जाए तो हम जीतने के लिए उतनी कोशिश नहीं करेंगे जितने उस काम को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। डर जहां हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, वहीं एक ताकतवर शत्रु भी है। फर्क बस इतना है कि आप इससे कैसे उपयोग करते हैं, अपने पक्ष में या विपक्ष में। गुस्से को हम भावनाएं व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम मान सकते हैं, जिसका उपयोग सभी जीवित प्राणी करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर इंसान। लेकिन भावना जाहिर करने का ये माध्यम हमारे लिए अधिकतर हानिकारक ही होता है, क्योंकि गुस्से में किया गया कोई भी कार्य जहां हमारे मन को वांछित फल नहीं देता है, वहीं गुस्सा हमारे विवेक और सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर देता है। जिससे गुस्सा में लिया गया कोई भी फैसला या किया गया कोई भी कार्य केवल दुखों का कारण ही बनता है। गुस्से से होने वाले नुकसान को हर कोई समझता है, लेकिन फिर भी बात बात पर भड़क उठने की अपनी आदत को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सबको पता है कि गुस्सा करना नुकसानदायक है, फिर भी लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं, जिससे गुस्से के कारण वो कर जाते हैं
जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसका परिणाम सिर्फ कलेश, मनमुटाव, दुख, झगड़ा और पछतावा ही होता है। फिर भी हम ये समझते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपने गुस्से को अपने रौब से जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि उनके गुस्से के कारण लोग उनसे डरते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये इज्जत केवल तब तक है जब तक उनको उनसे डर लगता है, या जब तक उन्हें उनकी ज़रूरत है, या जब तक वो उनसे कमज़ोर है। डर के कारण मिलने वाली इज्जत को इज्जत करना नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसी इज्जत तब तक ही मिलती है जब तक वो आपसे डरते हैं, और डर खत्म तो आप बेखत। गुस्से करने की ये आदत जहाँ उसके लिए घातक सिद्ध होती है, जिस पर गुस्सा किया गया उससे कहीं अधिक उसके लिए घातक होती है जो बात बात पर गुस्सा करता है, क्योंकि उस इंसान का हाल कुछ वैसा ही होता है जैसे आवारा कुत्तों का, जिनका कोई नहीं होता है, जो बिना वजह भौंकते रहते हैं, लेकिन लोग उन पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुस्सा करने वालों का होता है। उसके सगे संबंधी, दोस्त वगैरह सभी उनसे दूरियां बना लेते हैं, और यदि कोई खैर खबर पूछते भी हैं तो केवल अपने स्वार्थ के कारण। गुस्से के समय लोगों की सोचने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो गुस्से के बहाव में अपना भला बुरा सोचे बिना कुछ भी कर सकते हैं, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। आपकी इस आदत का कोई भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए फायदा उठा सकता है। उसको केवल आपको भड़काना है। फिर गुस्से के नशे में इंसान कुछ भी कर सकता है, या इंसान से कुछ भी कराया जा सकता है। ऑथर कहते हैं, मेरे अनुसार गुस्सा होना या बुरा लगना कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ का या किसी के बर्ताव के कारण हमें बुरा लगता है तो दिल में कुछ कर गुजरने और आगे बढ़ने की आग जल उठती है, और वो आग तब तक हमें चैन से नहीं बैठने देती है जब तक हम अपने लक्ष्य को न पा लें। आप अपने लक्ष्य को बिना डरे बिना हारे तभी पा सकते हैं जब आपका लक्ष्य पाने का जुनून उन सभी भटकाओं से बड़ा हो जो उस लक्ष्य के रास्ते में आपसे टकराएंगे, और ऐसा जुनून केवल आगे बढ़ने की ललक से ही मिल सकता है। जो लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता या गुस्सा करना बुरी बात है, ऐसे लोगों ने शायद गुस्से को समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ नया करने या कुछ पाने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह अपनी स्थिति के प्रति गुस्सा ही होता है, जो हमें बार बार आगे बढ़ने को मजबूर करता है और हमें अपनी स्थिति को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग कहते हैं संतुष्ट रहना सीखो, वो लोग अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुके होते हैं, इसीलिए हार मानकर जितना है उतने में ही खुश हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना खुश रहो या आपके पास औरों जितना पैसा नहीं है तो उससे दुखी हो जाओ। मेरा मानना है कि जितना है उतने में खुश रहना सीखो, लेकिन संतुष्ट रहना नहीं, क्योंकि यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रयत्न करना बंद कर देंगे, और यदि ऐसा सब लोग करने लगे तो दुनिया में आविष्कार खोजे होना बंद हो जाएंगी, जिसका परिणाम होगा विकास बंद हो जाएगा। इंसान में अनगिनत क्षमताएं और भावनाएं होती हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है। ऐसे ही गुस्से के बारे में है, या तो आप इससे अपने पक्ष में कर अपनी ताकत बना सकते हैं, या फिर इसके वश में होकर उसके गुलाम बन सकते हैं। हमारा गुस्सा भी एक ऊर्जा का स्रोत है, जो जहां हमें ताकत देने का काम करता है वहीं हमारी कमजोरी भी बन सकता है। बिना सोचे समझे गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा पछतावे का कारण बनता है, इसीलिए जल्दबाजी या गुस्से में फैसला लेने से हमेशा बचें। एक गुस्सा अंगारे की तरह होता है, जो जलकर जहां हमें ऊर्जा देता है वहीं इस अंगारे को पकड़ने वाले के हाथों को जला देता है। जैसे जलता हुआ अंगारा जलकर खुद के खत्म का कारण बनता है, वैसे ही गुस्सा उस इंसान को अंदर ही अंदर जला देता है जो उसको धारण करता है। जैसे जलते हुए अंगारे के संपर्क में जो भी वस्तु आती है वो जलकर खाक हो जाती है, वैसे ही क्रोधी मनुष्य के संपर्क में आने वाले लोग भी वस्तुओं की भांति कब क्रोध रूपी अग्नि में जल जाए कोई कह नहीं सकता। गुस्से को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए यह जरूर निश्चित किया जा सकता है, और वो भी तभी संभव है जब आप प्रण लें कि मुझे जब गुस्सा आएगा तब चाहे जो भी हो जाए मैं कोई भी फैसला नहीं लूँगा। जितना जल्दी हो सके उस जगह से या उन लोगों से थोड़े ही समय के लिए सही दूर चला जाऊँगा जिनके कारण या जिन लोगों पर मुझे गुस्सा आया।